आज उसको पीसी पिछली तारीख को मिली थी, 2 दिन की पीसी मेहरबान डोलारे मैडम की कोर्ट ने उसको दी थी। आज फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 2 दिन की फिर पीसी मांगी। आज सामने वाले वकील ने उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया कि इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत आयो ने भी बताई और मैंने भी बताई। तो उसमें हमारा आर्ग्यूमेंट ग्राह्य पकड़ के और 2 दिन की पीसी शकील हीरो को बढ़ा के दी है। 2 दिन और वो पुलिस कस्टडी में आर्थिक गुने शाखे के रहेगा। उसमें पुराने भी एक ही तरह के सब काफी सारे मामला है। सबको उसमें 400 बीसी का मामला सबसे अहम कलम है। उसके साथ फिर धमकाना, मतलब मारा मारी, धमकाना, किसी को इंजर्ड करना, ऐसे कई सारे मामला दाखिल है। तो उसकी भी बारकाई से अंदरूनी जांच हो रही है, वो मामलों की भी, और शायद वो मामले सब क्लब भी किए जाए। उसमें बाकी सभी लोगों की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, ये हमने कोर्ट को बताया। जो हाई कोर्ट में गए हैं उनकी 16 तारीख को फाइनल हियरिंग और डिसीजन रहेगा हाई कोर्ट में, ये भी कोर्ट को बताया। और शकील हीरो ने एक एफआईआर कैंसिल करने के लिए क्वैशिंग का एक रिट पिटीशन दाखिल किया है। उनके वकील का कहना था कि उसकी नोटिस निकल गई, लेकिन आज तक उसकी नोटिस निकली नहीं है। उसकी 26 जून की तारीख लगी है और 26 जून को उसकी नोटिस निकलेगी। जो कल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी मैडम उनको और म्युनिसिपल कमिश्नर को मैंने ट्वीट किया हूँ और एक वीडियो मैंने ट्वीट किया हूँ और उसके ऊपर 4 लाइन लिखकर मैंने महाराष्ट्र के वज़ीर आला से सवाल किया हूँ कि जो मालेगांव शहर का म्युनिसिपल कमिश्नर है, आयुक्त है, वो अपने बंगले के ऊपर बैठकर ठेकेदारों से चेक निकालने की बात, और ये तो रूटीन है, आपको तो देना पड़ेगा टक्का, इस तरीके की चर्चा करते हुए जो मैंने वीडियो ट्वीट किया हूँ और मैंने डिमांड किया हूँ कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी मालेगांव शहर में नहीं चाहिए, इनको बरतरफ किया जाए और एक नए आईएएस ऑफिसर मालेगांव शहर के अंदर दिया जाए। इस तरीका ट्वीट मैंने किया हूँ और बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे भ्रष्टाचार के पुरावे, सबूत, जो कारोबार यहाँ पर चल रहा है कॉरपोरेशन में कमिश्नर के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है। लेकिन मैंने आज सिर्फ एक ट्वीट किया हूँ, एक वीडियो, और मेरे पास बहुत सारे मटेरियल है। मेरी एक रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये मालेगांव शहर है, यहाँ पर भी आवाम रहती है, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, अच्छा ऑफिसर हमको दो। इससे पहले भी धुलिये से ही आए, धुलिये के अंदर भी एंटी करप्शन के में पकड़े गए थे, जेल में थे, सलाखों के पीछे थे। ऐसे लोगों को यहाँ भेज देते हो। अरे हम भी चाहते हमारा शहर भी डेवलप हो, भ्रष्ट ना हो, साफ़ सुथरा कारोबार हो, गवर्नमेंट का आवाम के टैक्स का पैसा बचत हो, बुनियादी सहूलत मिले। तो सरकार से रिक्वेस्ट किया हूँ, देखते अभी आगे क्या क्या होता है, और नहीं होगा तो कुछ मटेरियल और सरकार को भेजूँगा। 2.5 महीने पहले नदीम फिटर, जो पहले कारपोरेटर रह चुके हैं, इन्होंने कंप्लेंट दी थी आज़ाद पुलिस स्टेशन में। शिकायत ऐसी थी उनकी कि शाम के टाइम वो खड़े दूसरे एक नदीम डॉक्टर उनसे बातचीत कर रहे थे। उस वक्त 1-2 आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल के ऊपर आए, जिनके चेहरे ढके हुए थे, और उन्होंने पिस्तौल निकाल के इनकी तरफ फायरिंग की। तो ये अंदर घर में चले गए, बाद में आए। तो बाद में सीसी कैमरे में देखे तो वो लोग जाते हुए दिखे। उनकी कंप्लेंट पे पुलिस ने 307 का ऑफेंस रजिस्टर किया था, और वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ किया था, किसी के नाम नहीं दिए हुए थे। बाद में पुलिस ने तफ्तीश की और उसमें 2-3 लोगों को अरेस्ट किया था। नदीम फिटर से भी जब पुलिस ने पूछगछ की, पुलिस को शक हुआ कि ये फरियाद गलत दिखती है, झूठ है, तो नदीम फिटर को ही पुलिस ने आरोपी बनाया था। और नदीम फिटर के अलावा 2 आदमी जो मोटरसाइकिल पे आए थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट करी। इस तरह 3 लोगों को अरेस्ट हुआ था। तफ्तीश के दौरान नदीम फिटर ने ऐसा जवाब दिया कि मैं एमआईएम का कारपोरेटर हूँ, और एमआईएम के जो सदर है मालेगांव के अब्दुल मालिक यूनिसिजा, जो पुराने मेयर भी है, इनके घर पे हमारी मीटिंग हुई थी
और उन्होंने बंदूक दी थी 2 दोस्तों को, और हमने वहाँ प्लानिंग करी थी और एक कंप्लेंट की थी ताकि ये किसी दूसरे पे इनका नाम जाए। इस बुनियाद पे पुलिस ने गुनाह नोंदी थी, इनको अरेस्ट किया था। जो 2 मुस्लिम अरेस्ट हुए थे उनके पास से भी बंदूक नहीं मिली। इस दौरान पुलिस ने पंचनामा किया घर का भी, और नदीम फिटर ने ऐसा जवाब दिए थे कि जो पिस्तौल थी वो मैं वापस अब्दुल मालिक को दे दिया था, उतना तक की। इस बुनियाद पे पुलिस ने अब्दुल मालिक का नाम FIR में कहीं नहीं था, लेकिन तफ्तीश में कि भाई वही भी सरकना है और किसी दूसरे, खासतौर पे जो कांग्रेस के लीडर है या पुराने जो लीडर थे शेख आसिफ साहब, इनके ऊपर ढकेल देंगे ऐसा इल्ज़ाम नदीम फिटर ने लगाया था। लेकिन खुसूसन नहीं थे, लेकिन बाद में उसमें नाम आया था कि भाई शेख आसिफ को इन्वॉल्व करेंगे कि भाई इन्होंने हमारे ऊपर, उनका नाम ले लेंगे ये हमला हुआ बोल के, ऐसी इस तरह की एक शिकायत दी थी। शिकायत भी वाज़ेह तौर पे नहीं थी। नदीम फिटर चूँकि अरेस्ट हो चुके थे, उनको पुलिस कस्टडी मिली। दूसरे 2 आदमी जो थे वो भी अरेस्ट हो चुके थे, उनको पुलिस कस्टडी मिली। बाद में अदालत ने उनको जमानत पे छोड़ दिया था। क्योंकि अब्दुल मालिक का नाम आया था, इसलिए हमने अब्दुल मालिक की एंटिसिपेटरी बेल दाखिल किए थे। जिस दिन एंटिसिपेटरी बेल दाखिल किए, पता नहीं इनके क्या ज़राए थे, शेख आसिफ साहब को मालूम हो गया और वो हाजिर हो गए कोर्ट में। उन्होंने अपना वकील लगाया और उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन लिया था, तो कोर्ट ने इंटरिम बेल नहीं दी थी। और उन्होंने जो अर्जी दिए थे कि भाई हमें फरीक बनाया जाए, उसके ऊपर हमने हरकत ली कि भाई पूरे FIR में कहीं पर भी कि भाई शेख आसिफ साहब का नाम लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये कहना था अब्दुल मालिक का खास तौर पे कि इससे पहले अब्दुल मालिक के ऊपर फायरिंग हुई, 3 गोली उनको लगाई गई थी, गोली लगी थी, वो बाल बच गए। उनके 3 ऑपरेशन हुए, अभी भी उनके एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। और उस ऑपरेशन में जब उनका जवाब लिया गया था तो उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि भाई जिस वक्त जुर्म हो सकता, कई मुलजिमों से शेख आसिफ साहब ने रात भर पुलिस से फ़ोन पे बातचीत की और ये उनके रिश्तेदार इससे पहले भी कोशिश की। इसके बाद भी पुलिस ने शेख आसिफ साहब को इन्वॉल्व नहीं की थी और पुलिस ने फ़ौरन चार्जशीट दाखिल कर दी। उस केस में भी तमाम मुलजमिन की सिवाय जो अहम आदमी जिसने पिस्तौल चलाया था, उसे एक को छोड़ के बाकी सब पे ज़मानत हुई थी। उस केस में ज़मानत देने की वजह से और पुलिस की तफ्तीश से अब्दुल मालिक और उनके भाई मुतमईन नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर परवेज़ ने भी जवाब दिया था और उसमें शेख आसिफ का और उनके रिश्तेदारों का नाम लिया था, तो भी पुलिस ने उनको कुछ नहीं करी थी। तो मजबूरन इन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी और तफ्तीश मालिकों की पुलिस से निकाल ली जाए, या तो SIT कायम की जाए या LCB को या किसी और गैर जानवीदार पुलिस की जिसका ताल्लुक मालिकों से ना हो उनको दे, ऐसा बोले। हाईकोर्ट ने वो रिट पिटीशन एडमिट की जो PIL की उसमें थी, और उसमें जो DSP साहब है जो इंचार्ज थे जिन्होंने केस किया, उनको हाईकोर्ट में बुलाया गया। तो उन्होंने कहा हमारी तफ्तीश चालू है, लेकिन उस वक्त मालिक ने उन्होंने हाईकोर्ट में इनके जो फ़ोन कॉल्स हुए थे वो सब रिकॉर्ड पेश किए। वो रिकॉर्ड देख के हाईकोर्ट ने ऑर्डर की और DSP को कहा था कि भाई ये जो जिस शख्स से फ़ोन पे बातचीत हुई इस बारे में तुम तफ्तीश करो और मालूमात दो। उसके बाद से आज तक तफ्तीश बाकी है। मालिक साहब ने रिकॉर्ड में दाखिल किए थे रिट पिटीशन में कि भाई तकरीबन 25 से 50 फ़ोन उस रात में भी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ मालिक का या उसके बाद में भी हुए, इसलिए इनका मालिक के ऊपर जो हमला हुआ उससे कुछ ना कुछ ताल्लुक़ था। और इस ताल्लुक़ से पुलिस चूँकि पुराने MLA है, वज़नदार है, उनके वालिद भी MLA थे, अभी भी लीडर है, तो पुलिस कोताही बरत रही, ऐसे उनकी पिटीशन में पूरे इल्ज़ाम थे। इल्ज़ामात में कुछ सदाकत दिखी, इसलिए हाईकोर्ट ने पिटीशन एडमिट किया और इनको नोटिस निकाली। DSP साहब वहाँ मौजूद हुए थे। फिर DSP साहब ने जब वो फ़ोन कॉल देखे तो इस बारे में मैं तफ्तीश करूँगा, लेकिन चूँकि दूसरे ये इलेक्शन थे ये थे, इसलिए उन्होंने वक्त पास किया और अभी तक वो पेंडिंग। मालिक साहब ने हम बेल जो दाखिल की इसमें हमारा ये कहना था कि चूँकि पुलिस के ख़िलाफ़ हमने रिट पिटीशन दाखिल की, पुलिस के काम हमने इल्ज़ामात लगाए कि वो तफ्तीश नहीं कर रहे हैं बराबर और ये उसको मदद दे रहे हैं, बल्कि जिस दिन इंसिडेंट हो गया उस दिन भी पुलिस ने उनको बंदोबस्त दे दी थी। तो बंदोबस्त जिनको ज़ख्मी हुआ उनको देना चाहिए था, नहीं देते हुए फिरियादी के रिश्तेदार को, आरोपी के रिश्तेदार को बंदोबस्त दिया, वो भी एक बात लम्बा फिक्रियत थी। तो इसकी वजह से पुलिस ने मालिक का नाम गलत लिया और नदीम फिटर को भी खरीदो फरोख्त की गई, जिस आदमी का कोई किरदार नहीं, वो डावा डोले कभी इधर बोलता उधर बोलता, वो भी इल्ज़ामात लगाए और हमने ज़मानत मांगी थी। मगर चूँकि उस बेल एप्लीकेशन में आसिफ साहब की तरफ से वो एक प्राइवेट वकील हाजिर हुए थे, तो उसमें बहस चली। वो बहस चलने के बाद में ऑर्डर के लिए 2-4 बार वो हुआ, लेकिन बाद में इस दौरान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी।
चार्जशीट का मुकम्मल मुआयना किया गया तो उसमें जो केस लाई गई थी नदीम की तरफ से या और लोगों से कि भाई ये फायरिंग होंगी और इसका हवाला हम शेख आसिफ साहब को या उनके खानवादों को, रशीद साहब के या किसी और का नाम लेंगे, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी का कोई जवाब नहीं था। उस बुनियाद पे हमने जो हरकत लिए थे वो हरकत की एप्लीकेशन हमने विड्रॉ कर ली। अदालत में शेख आसिफ साहब के वकील की सुनवाई, सरकारी वकील की सुनवाई और मालिक साहब की तरफ से हमने पैरवी की और चूँकि चार्जशीट आ गई थी, चार्जशीट की पूरी केस बताए। इस दौरान उन्होंने बताया कि इनके ऊपर और 307 की केस है, वो भी हमने बताया कि वो 307 की जो केस है वो भी काउंटर है। उसमें शेख आसिफ साहब के भाई शेख खलील भी मुलजिम थे, जिनको एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन बाद में बदकिस्मती से उनका इंतकाल हो गया और वो भी एक खेत का झगड़ा था, उसकी वजह से काउंटर केसेस थे, तो उसकी वजह से कहीं वो मुजरिमाना रिकॉर्ड है ऐसा नहीं बोल सकते। तो अदालत को हमने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे ज़राए बताए और पूरी चार्जशीट की छानबीन की और चूँकि तफ्तीश पूरी हो चुकी थी और उसमें नदीम पीटर ने जो बताया कि बंदूक भी दी थी वो भी बाद में कोई सदाकत नहीं देखी क्योंकि उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो अदालत ने पूरा मायना करने के बाद में अब्दुल मालिक को मशरूत ज़मानत दी, पुलिस स्टेशन में हफ्ते में 2 बार हाजिरी लगाना, पूरी मदद देना और इस तरह 2.5 महीने के बाद में उनकी एंटीसिपेटरी बेल हुई। एडवोकेट खालिद यूसुफ की सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल, ये जैसे अभी एडवोकेट अजीम खान साहब ने बताया कि दरवाज़ा खुला है। हम अजीम खान साहब की सरपरस्ती में कानूनी कामकाज कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हर वक्त लोगों को नहीं समझाई जा सकती या बताई जा सकती। कानूनी मसाइल हम हर तरीके से ये देख रहे थे कि जब बेल दूसरे लोगों की रखी जाए तो उनकी बेल जल्द से जल्द हो जाए। अब हमारे पास एक मौका मिल गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यहाँ बेल रखने का और लगभग 3 महीना करीब होने में है। अगर कोई वजह से यहाँ नहीं हुआ तो चार्जशीट भी 90 दिन में फ़ाइल हो जाएंगी। तो अब हमारे पास ये महीना उनकी बेल के लिए हर तरीके से कोशिश करने के लिए आसान है और जो लोग बंद हैं वो सब लोगों के घर वाले फ़िक्रमंद है। ईद के वक्त भी आए मिले, हम सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि अब उनकी सबकी बेल जो है जल्द से जल्द रख कर और इंशाअल्लाह उनकी बेल हो जाएंगी, ऐसी कोशिश करेंगे। मुजम्मिल भाई अपने रियाज शाह है कि न्यूज़ नंबर 1 वाले, हाँ रात में मेरे को उनका फ़ोन आया था, बोले यार खालिद भाई वहाँ पर एम्बुलेंस लेके पहुँचो, ऐसे ऐसे लोगों का एक्सीडेंट हुआ, इतने लोगों का। बोले कुछ विंगर गाड़ी वाले थे और कुछ मोटरसाइकिल वाले थे जिसमें ऐसे 8-10 लोग जख्मी हुए वहाँ पे, ऐसा उन्होंने बताया। मगर मैं शहर में नहीं था, कहीं बाहर था, तो हमारे जितने भी एम्बुलेंस वाले थे, अब्दुल सत्तार भाई, बंटी भाई, वासिद भाई और शहबाज भाई, इनको मैं रात में कांटेक्ट किया, हमारे सोशल वर्कर आरिफ खान साहब को। तो ये लोग जाके उनकी हेल्प किए, मदद किए और इनको उड़ा के जो है तो अस्पताल में एडमिट किए। ये तो अपने रमजानपुरा पुलिस स्टेशन जो कुसम्बा रोड है कि अपना, तो रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के इतराफ में एक्सीडेंट हुआ। ऐसा बता रहे कि ट्रक वाले ने पीछे से मारा इनको। ये मालेगांव शहर की तरफ आ रहे थे, अब वहाँ से कहाँ जा रहे थे ये तो नहीं मालूम अपने। ये जो जख्मी लोग हैं ये कहाँ के हैं, कुछ रिपोर्ट? कुछ अपने मालेगांव शहर के भी है, कुछ उधर खेड़े के, वही इतराफ के भी कुछ लोग हैं, रमजानपुरे के भी लोग, ऐसा बताया जा रहा है। ज्यादा जख्मी है क्या कुछ लोग? हाँ जख्मी, मार ज्यादा लगी है, सब जो है तो अस्पताल में भी एडमिट है ये लोग। कौन से हॉस्पिटल में? रात में तो ऐसा बताया था कि यार फरियाद अस्पताल में डाले इनको, अपने नज़दीकी वो पार कोई अस्पताल है वहाँ पे ले आके डाले। अब वहाँ से कौन से अस्पताल में गए अभी तो इसकी कोई अपडेट नहीं अपने पास। एक्ट बन चुका है, इसके बारे में मालेगांव में भी और जगह काफ़ी। इस ताल्लुक से में हमारी जो कमेटी है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, पिछले जुम्मा को हम लोगों की तफसीली बातचीत हुई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 6 पिटीशन दाखिल किए गए और हमारे एक दोस्त जो है जो एडवोकेट इन्वॉल्व हुए थे खालिद उमर, उनके ताल्लुक से हमने पेशगी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। तो कई वकील से बातचीत हुई, वक्त ताल्लुक से भी खालिद यूसुफ के ताल्लुक से जो बात हुई थी उस बहाने गाहे भाई हमने वक्त बोर्ड के ताल्लुक से भी कई वकीलों से बातचीत की है। उसमें 6 पिटीशन दाखिल की, तो उसमें हमने तय किया है, हमारी मीटिंग भी हुई। अब 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह मैं मुस्तकिल यासिर साहब हम लोग दिल्ली जाएंगे और कपिल सिब्बल साहब से भी बातचीत हुई फ़ोन पे और लोगों से। तो मजमूई तौर पे जो 6 रिट पिटीशन है वो पढ़ के वो कॉपी लेंगे और MDC भी अपनी अलहदा एक पिटीशन दाखिल करेंगे क्योंकि नासिक ज़िले में भी वफ़ की काफ़ी अराजियत है।
और मालेगांव में बहुत वक्फ है जिसके केसेस ट्रिब्यूनल में चालू है। ये माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की ओर से रहेंगे? जी हाँ, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने तौर पे दाखिल करेगी। उसकी वजह ये है कि जितने ज़्यादा लोग पिटीशन दाखिल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी उस काम की अहमियत देखेंगे कि भाई बाद अब सियासी पार्टियों का अपना एजेंडा रहता है, कुछ ना कुछ लेके चलते, तो वो नहीं, ये वाकई कौम का मसला है। और दूसरा ये है कि उसमें बताना है कि 1995 में अमेंडमेंट हुआ, 2022 में अमेंडमेंट हुआ। अब इसमें जो हिंदू आदमी को डालेंगे बोले, तो जो हिंदू वक्फ है उसमें कोई मुस्लिम को नहीं लेते, क्रिश्चियन को नहीं लेते। तो एक तरह के जो माइनॉरिटी का को जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने और लोगों ने जो बनाया है कि माइनॉरिटी को मखसूस कुछ इख्तियार दिए गए, जैसे लिंग्विस्ट है वो अपने स्कूल चला सकते हैं, अपने मजहबी मदरसे चला सकते हैं, कुछ कर सकते हो। तो एक तरह की इसके ऊपर ये पाबंदी ला रहे हैं। वो कल को वक्त में हिंदू को डाल रहे हैं, अभी हिंदू को डालने का कोई ताल्लुक नहीं, ना उनको इस्लाम समझता ना उनका कोई ताल्लुक है। तो एक तरह के ये कॉमन सिविल कोड की जो बहस चल रही है इनके होना चाहिए, तो ऐसी मुदाखलत। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोर्ट जा रही है उसके लिए, वो भी जा रही है, जितने ज़्यादा जाएंगे। देखिए सबको आकर जिसके ऊपर जुल्म हुआ, मैं तो चाहता हूँ कि जितनी गयूर आवाम है, हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने बिला मौज़म काम करते ये भी बोले जो सेकुलर है। हाँ। तो मैं तो चाहूँगा जितने ज़्यादा लोग दाखिल करें तो उतना अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि सियासी पार्टी करे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक उन्होंने तैयार किया मसौदा, जी जी, उनका बोलना ये है कि इसी हिसाब से मतलब चला जाए और इसी हिसाब से जाया ये है। लेकिन अब इसमें कैसा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो एडवोकेट हो, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी एडवोकेट है, अलग अलग वो रहते हैं। हम चाह रहे हैं कि और लोगों से भी मशवरा लिया जाए, बनना नहीं चाहते क्या सुप्रीम कोर्ट को भी कौन सी चीज़ पसंद आ जाए जो आपके पिटीशन में ना हो, इससे हटके भी दूसरे पिटीशन लेते हैं। और हम जो एमडीसी जाने वाले हैं, हमारे जहन में जो है, हमारा कहना है कि वाकई में आप तरमीम कीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तरमीम में ऐसे जो आप प्रोविजन डाल रहे हैं, जैसा कलेक्टर को पावर दे रहे, कलेक्टर इनके में आते रहता है, वो कलेक्टर को उठ बोले तो उठते, बैठ बोले तो बैठते हैं। और उसकी मिसाल देखी हमने, ये 12 नवंबर में एक क्रीट में आते थे, कलेक्टर उनको पड़ोस में बिठाते थे, जिसका कोई ताल्लुक नहीं। तो जो सियासी दबाव रहता है कलेक्टर पे या ऑफिसर पे, वो नहीं रहना चाहिए। आप उसके बदले रिटायर्ड जज को लो, अगर तरमीम नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को बनाओ ना, जो जिम्मेदार। कलेक्टर तो इनके मातियत है। अब एंटी ले के कई वजह होता है, एंटी ले का रिकॉर्ड पे आया है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उसको परमिशन दी थी जो इलीगल है। जाहिर इतने बड़े आदमी को परमिशन दी तो आपको हमको नहीं देते। छोटा सा एक प्लॉट बेच के दूसरी तरफ बनाना है तो ये वक्फ बोर्ड वाले परमिशन नहीं देते, लेकिन करोड़ों रुपए की परमिशन लेके एंटी ले को दे दी। जिस आदमी ने जमीन वक्फ किया उसका मसरफ ही इन्होंने ज़ाहिर कर दी। वक्फ की प्रॉपर्टी बेचते नहीं आता इनको भी, किस शक में बेचते आता है कि भाई गांव में जगह है, छोटी है, वो किसी काम की नहीं, वो जगह बेच के दूसरी जगह ले रहे, नेमुल बदल, उसी पर्पज से ले ले। अब एंटीलिया की जगह तो बेच के, वो तो वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं अंबानी का, उसने तो आलिशान 200-250 करोड़ का बंगला बना लिया। और उसके खिलाफ जब तहकीक हुई तो AR रिपोर्ट गई कि शिक्षा को वक्फ बोर्ड के पहले बनाया गया था, एक मेंबर की कमेटी, उसमें उन्होंने काफ़ी जवाब दिया कि एंटीलिया की जो खरीद फरोख्त के जो हुक्म ट्रिब्यूनल ने बोर्ड ने दिए थे वो सब गलत है, उसके ऊपर रिट पिटीशन पेंडिंग है। तो किसी तरह ये लाके वो बचाना चाह रहे हैं, और भी जो खुली अराजियत है उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ऐसा आपको लगता है कि आज जो कुछ भी वक्फ बिल पर हो रहा है ये कहीं ना कहीं उलमाओं की लापरवाहियों का भी नतीजा है कि उन्होंने, उलमाओं की लापरवाही तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मसला ये है कि उलमा लोग मजहबी बात करते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं, कानून की उतनी मालूमात नहीं होती। ये सब चीज़ें पहले से करना चाहिए। और दूसरी मसला ये है कि हमारी शोमी किस्मत है कि वक्त भी बड़ी बड़ी है, तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं, ना हॉस्पिटल बनाए ना दवा बनाए। अब सियासी तौर पे देखिए, अब कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ओवैसी ने खुद वक्त जगह पे कब्जा किया, उनका हॉस्पिटल है। तो जहाँ सियासत आ जाती है वहाँ पे लोग सब भूल जाते हैं और पर्सनली कब्जा करना चाहते हैं। हमारा कहना ये है कि दरअसल गवर्नमेंट चूँकि वक्फ अराजियत की जगह पूरे भारत में 3रे नंबर पे, और ये खुली जगह है जो आज करोड़ों लाखों की। पिछले हफ्ते में इंदौर में गया था एक जगह, तो 14 एकड़ ज़मीन देवास में, देवास बीच में से रोड जाती है, एक तरफ देवास जूना और एक देवास नया है, ऐसा बोलते हैं। तो चारों तरफ से कलेक्टर के बंगले, पुलिस स्टेशन, और वहाँ 14 एकड़ ज़मीन जो है वो इन्हीं प्लॉट कास्ट की ज़मीन है, उस पर है वो वक्फ की, भोपाल में भी है, लेकिन तीसरा आदमी ने कब्जा करके बैठा।
और वो नहीं होता। तो ऐसा इनकी नीयत है। आसिफ शेख ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि बिना सियासी लोगों को साथ में लिए ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। ये भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। कैसा दुरुस्त है? अब जैसा मौलाना लोग है, ये लोग, हम लोग जाएंगे मंत्रालय में बोलना है तो आपको जाने की परमिशन ही नहीं मिलती। कार लो, और सियासी तौर पे लोग रहते हैं, उनके ताल्लुकात रहते हैं, असिस्टेंट कौन है, क्या है, कब मुलाकात करना, कौन सा एजेंडा देना, तो जाहिर है सियासी तौर पे मदद तो लेनी पड़ती है। उस राय से मेरी भी मुख्तलिफ राय नहीं, क्योंकि एक आध आदमी है जो सिर्फ मजहबी रहनुमा, बहुत अच्छा हो, शख्सियत है, बैनुल अक़वामी शख्सियत होगी, लेकिन कोर्ट कचहरी से उनका अगर साबिका नहीं रहा, लीडरों से साबिका नहीं रहा, तो वो मोड़ते नहीं आप। और आजकल के जो माहौल है, जितनी बड़ी दाढ़ी देखी, टोपी देखी, उनसे लोग दूर रहते हैं, सुनने को तैयार नहीं रहते। लेकिन चूँकि सियासी लोगों का भाई जो टेबल रहता है या जो महकमा है, उन लोगों से PSA इनसे ताल्लुकात रहते हैं, मिनिस्टर को बता सकते हैं, तो उस हिसाब से जो उनकी राय है उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। डिफेंस कमेटी जो केस मतलब फाइल करने जा रही है जी, इससे फ़ायदा होगा? देखिए, दुनिया उम्मीद पे कायम है। अभी सभी बोलते थे कि भी हमारे जो एडवोकेट खालिद है तो उनकी ज़मानत नहीं होगी। हाईकोर्ट ने बिला देखे समझे कि शोमी किस्मत है कि वो जो FIR चल रहे हैं आज, जिसमें 40 औरतें मर्द वगैरह अंदर है, कहीं कर भी रोहिंग्या और बांग्लादेश का FIR में रिमांड में एक जगह भी नाम नहीं आया। जो कंप्लेंट रजिस्टर की गई वो इल्ज़ामात ऐसे है कि भाई इन्होंने जो तहसीलदार से जन्म दाखिले लिए हैं, जिस जन्म दाखिले लेने के पहले कारपोरेशन से से मंगाया जाता, तो वो जो से है उसके ऊपर सिक्के बोगस है, दस्तखत बोगस है, वो ऑफिसर की। और कुछ अप्लीकेंट को जब जवाब लिए तो उन्होंने बोले कि हमारी दस्तखत की है, वकील ने दस्तखत मार दी, यानी डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड है, ऐसी केस है। हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने जवाब में ऐसा लिखा था कि भाई ये चूँकि चीफ जो प्रोसिक्यूटर है एनिगा का, उन्होंने आर्गुमेंट में एक समा पैदा किया, बताया कि भाई ये बांग्लादेशी लोग हैं, मालेगांव मुसलमान की आबादी है, MP इलेक्शन में पूरे मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिए और ये बांग्लादेशी पाए गए और ये बांग्लादेशी हमसे सहूलतें ले रहे गवर्नमेंट से, मतलब ये जो औरतों को जो लड़की को जो पैसे दे रहे थे 3000 बहनों की, वो पैसे ले रहे या दूसरे फ़ायदे उठा रहे, जबकि FIR में कहीं बांग्लादेश का जिक्र नहीं है, रोहिंग्या में जिक्र नहीं। लेकिन कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था कि बांग्लादेशी ये बना रहे और उसका फ़ायदा उठा रहे, और इसी वजह से हमको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और दूसरे एक बागुल है, उसमें भी कोर्ट ने कॉमन ऑर्डर दिया, दोनों की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की। और ये तासुरात प्राइम ऑफिस से गलत है, मानने के बाद आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में मैटर एडमिट नहीं होती, बहुत बड़े मसाइल रहे तो एडमिट होती है, लेकिन एक आम आदमी के, इनको कोई बहुत बड़े आदमी नहीं कहा सकता, और इनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की। पहले 2 जज अलग थे, उन्होंने इंटरिम दिया, फिर आज सुधांशु धुलिया बोल के और दूसरे जज है, दूसरी बेंच दी, ऐसे 4 लोगों ने नज़रसानी की और दोनों को इंटरिम बेंच दिया। तो बहरहाल अदालत को दिखता है, तो इसलिए जाना ज़रूरी है। अगर हम अलग अलग पिटीशन दाखिल करें, अलग अलग नुकात ले, तो जज को कौन सी चीज़ किसको क्या पसंद आए वो फ़ायदेमंद होगी, नुकसान कुछ नहीं होगा। और जाहिर है पिटीशन अलग अलग सुनवाई नहीं होंगी, सभी एक साथ चलेंगे और राय मशवरे में हमेशा बरकत रहती है। जहाँ 2 आदमी अगर वहाँ 200 आदमी रहे तो मामले में कोई तफरका पैदा नहीं होगा। इसमें MDC भी जारी, तो हमको भी कोई क्रेडिट लेना ऐसा नहीं है, या कारपोरेशन के इलेक्शनर बोल के बना ऐसा नहीं, बहुत पहले ही MDC बनी। और शोमी किस्मत है कि यहाँ बोलने वाले हमारे MLA भी बोलते नहीं थे, मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन जो हालात हुए इससे पहले 12 नवंबर के बाद से हमने देखे पुलिस जैसा चाहती थी, जैसा डराती थी, आवाम वैसा डरती थी। ईदगाह के ऊपर क्रिकेट नहीं खेलने देते थे, वो भी कुछ लोगों ने किए। तो बहरहाल ये जो गांव के जो हालात है, जो एक डर खौफ पैदा हुआ था, ये दूर करने के लिए ये MDC बनाएगी, सुनना नहीं था, और वो फलाह बहबूद के लिए बनाएगी। जाहिर है बनाने के लिए भी कुछ फंड लगते, इख्तियारात लगते, काम को खर्च होता, तो वो हिसाब से एक दूसरे के मदद दे रहे, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं, उसमें कोई दूसरी सियासी पार्टी को भी नाराज़ होने की चीज़ नहीं, उनको भी हमने बुलाया सभी। और डिफेंस कमेटी भी मैंने मखसूस लोगों ने बुलाया, हम खुली दावत है, तमाम आदमी आ सकते, वो मुसलमानों के भी लिए नहीं, पूरे मालेगांव के अवाम के लिए हम करें, जो माइनॉरिटी उसमें गुजराती भी है, दलित भाई भी है, वो भी हमारे साथ है। तो ऐसा कोई सियासी एजेंडा नहीं है वो। अब आप बोलेंगे सियासी एजेंडा, वो अलग बात है, जिसकी जितनी सोच है वो बोलेगा, लेकिन सभी लोगों ने दिल से काम करा और हम चाहते हैं कि आवाम को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम